संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास तक हमने पढ़ा था, स्वर संधि हमारी पूरी हो गई थी, उसके बाद हमने व्यंजन संधि पूरी कर ली। आज जो नंबर 3 संधि है हमारी, उस संधि का नाम है विसर्ग संधि। पहले ही बता चुका हूं कि संधि के 3 भेद, पहली अच या स्वर संधि, नंबर 2 हल या व्यंजन संधि, दोनों पूरी हो गई। अब हमारी जो अंतिम संधि है वह है विसर्ग संधि। देखो नाम से स्पष्ट है, विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखो पहले भी बता चुका हूं कि जो संधि होती है वह पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होती है। तो सबसे पहले हमने जो संधि पढ़ी उस संधि का नाम था स्वर संधि। उसमें क्या होता था, यहां भी स्वर और इधर भी क्या होता था, स्वर। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर। ठीक है, और जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर के स्थान पे होता था, उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। फिर हमने दूसरी संधि पढ़ी हल या व्यंजन संधि। उसमें क्या होता था, यहां पे व्यंजन लेते थे हम, इधर स्वर या व्यंजन लेते थे। तो व्यंजन के स्थान पर होने वाला जो विकार होता था वह हल या व्यंजन संधि कहलाता था। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस संधि का नाम है विसर्ग संधि। ठीक है, इस संधि में क्या होता है, इस संधि में भी जो संधि होगी वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होगी। बस यहां थोड़ा सा अलग है कि इस संधि में जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, विसर्ग होगा। मतलब विसर्ग का चिन्ह होगा और उसके पश्चात यहां पे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर जो भी परिवर्तन होगा वो कहां होगा, इस विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होगा, विकार होगा, जो भी संधि होगी। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और उसके पश्चात स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अब इस संधि के भी कुछ भेद होते हैं। अपने जो सिलेबस 10th क्लास का, ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहली संधि है इसकी उत्व संधि, नंबर 2 षत्व संधि, नंबर 3 ऋत्व संधि और नंबर 4 है हमारा विसर्ग लोप संधि। देखो आपने इससे पहले वाली कक्षाओं में उत्तु संधि भी पढ़ रखी होगी, सत्व भी पढ़ रखी है और ऋतु भी पढ़ रखी है, लेकिन ये जो विसर्ग लोप है यह संधि आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो उत्तु संधि होती है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, शत्रु संधि एक हिस्से में चलती है ऋतु। अब ये जो संधि है विसर्ग, इसके अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम 3 या 4 पार्ट्स इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्व संधि से। नंबर 1 संधि का नाम है उत्व संधि। देखो मैंने कहा इस उत्व संधि के कितने 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। तो हम सबसे पहला हिस्सा पढ़ते हैं क। ठीक है, दोनों एक को क एक को ख बोलते थे। अब ये जो हमारा उत्व संधि इसका पहला नियम कहता है, ठीक है, अब इस संधि के जब 2 पार्ट है तो सूत्र भी कितने हो गए, इसके 2 हो गए। अब इस संधि का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो स्वर संधि थी वहां से हमने शुरू किया था कि हम जैसे जैसे संधियों में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सूत्र बोलने और लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए इस संधि का सूत्र क्या होता है। इस संधि का सूत्र होता है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते।
ये संधि है। देखो लिखने में भी इस संधि के सूत्र को लिखने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब जब लिखने में दिक्कत आ रही है तो इसका जो नियम है, ठीक है, वो उससे भी ज्यादा क्या रहेगा, कठिन रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये जो संधि है, ठीक है, इस संधि को इस सूत्र से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक सरल तरीके से समझाऊंगा कि भाई वास्तव में इस संधि में होता क्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम सूत्र से समझना शुरू करेंगे तो इसमें और 2-4 सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा। आप तो सीधा अपने जो 10वीं का स्तर है उसके अनुसार समझते हैं कि इस संधि में होता क्या है। उत्तु संधि का जो पहला नियम है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, नियम कहता है किसी भी पद के अंत में क्या हो, विसर्ग हो। क्यों? क्योंकि संधि जो होती है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होती है। और अभी हम जो संधि पढ़ रहे हैं उसका नाम है विसर्ग संधि। तो इसका नियम कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, विसर्ग हो, और इस विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, ठीक है। अब अ का मतलब ये नहीं कि अ लिखा हुआ हो या अवर्ण होना चाहिए, ठीक है, मतलब अ दिखना चाहिए आपको, नहीं। अ का मतलब होता है कि अ की ध्वनि हो। कैसे? जैसे देखिए ये शब्द है राम, अब मैंने पीछे लगा दिया विसर्ग, तो ये जो विसर्ग है ये म के पीछे नहीं जुड़ा हुआ है, ये विसर्ग जुड़ा हुआ है इस अ के पीछे। जैसे टुकड़े करते हैं ना, ये आधा र, ये आ, ये आधा म, और फिर अ, और फिर क्या जोड़ रखा है, विसर्ग जोड़ रखा है। तो वास्तव में ये नियम होना चाहिए, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो या अ की ध्वनि हो, ठीक है। अ तो दिखाई नहीं देगा लेकिन अ की ध्वनि दिखाई देगी। तो उत्तु संधि के पहले नियम का है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो और विसर्ग के पश्चात क्या हो, ह्रस्व अ हो। ये अ दिखना चाहिए, ठीक है। ये अ दिखे नहीं दिखे चलेगा, ये अ दिखना चाहिए। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर हम क्या करते हैं, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को हम ओ आदेश कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इस विसर्ग को ओ आदेश करते हैं तो ये जो अ है ये भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। और ये जो अ है इस अ को हम क्या कर देते हैं, औग्र अ कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं हम, औग्र अ कर देते हैं। जब ये विसर्ग ओ हो जाएगा तो ये अ अपने आप ही ओ में बदल जाएगा और ये वाला जो अ है ये अवग्र अ आदेश हो जाएगा। ये इस संधि का नियम रहता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए संधि को। संधि विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का पहला जो संधि है वो है उत्तु संधि। उत्तु संधि का जो पहला नियम है जिसका सूत्र है अतोरोर प्लुब्धाप प्लुप्ते, ठीक है। इसका नियम कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो तथा विसर्ग के पश्चात ह्रस्व अ हो तो दोनों में हम संधि करते हैं। संधि करने पर इस विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है और ये जो अ है ये अ औग्र अ में बदल जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो औग्र अ लिखा जाता है इस औग्र अ के ऊपर कभी लाइन नहीं खींची जाती है। अगर लाइन खींच दी तो ये अ की जगह ड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके एक दूसरी संधि में, ठीक है। देखिए उदाहरण है हमारा कह, कह के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया अपि। अब आप इसको ध्यान से समझिए। नियम क्या कह रहा है, किसी भी पद के अंत में क्या हो, विसर्ग हो। ये विसर्ग हो गया, ठीक है। विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो, इस क के अंदर अ की ध्वनि निहित है। उसके पश्चात क्या हो, अवग्र हश्व अ हो, ठीक है। तो ये हश्व अ हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में संधि होने पर इस विसर्ग को तो हम कर देंगे ओ आदेश, और ये जो बाद वाला हश्व अ है ये बाद वाला हश्व अवग्र अ में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बना देगा, को अपि। क्या बना देगा, को अपि। अब इस शब्द को ध्यान से समझिए। अब मान लो एग्जाम में आ गया, को अपि शब्द का क्या करिए, संधि विच्छेद करिए। दो ऑप्शन, पहला ये वाला, ठीक है, कह धन अपि, संधि का नाम लिख देंगे हम उत्व विसर्ग संधि, ठीक है। मान लो भूल गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले हमने एक संधि और पढ़ी थी, ठीक है, जिस जो संधि थी पूर्व संधि, उसमें क्या था, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है को प्लस अपि। और वहां कौन सी संधि कर देंगे हम, इसकी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि, जो हमारे स्वर संधि का एक
भेति। तो दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ठीक है, दोनों में से कोई भी संधि कर दो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, राम धन अवदत्। तो इसका जब संधि पद बनाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा रामो अवदत्, ठीक है। ध्यान इतना रखना है कि ये जो आपका अवग्र अ है, इस अवग्र अ के ऊपर लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा कोअयम, ठीक है। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह दन अयम। और अगर इसको पूर्व रूप संधि में ले जाएंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कोदन अयम, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा, किताब का ही शब्द है, प्रथमो अध्याय। क्या शब्द है, प्रथमो अध्याय। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रथम धन अध्याय, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा शिव धन अर्च्य। तो क्या हो जाएगा, शिवो अर्च्य, ठीक है। तो ये आपका विसर्ग संधि का पहला संधि है जिसका नाम है उत्व संधि। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है उदाहरण के रूप में, तो वो पूछा जाता है कोअपि। ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है कि भाई कोअपि का संधि विच्छेद कीजिए। तो 2 ऑप्शन बता दिए मैंने, कह दन अपि संधि हो जाएगी उत्व विसर्ग संधि, और को प्लस अपि पूर्व रूप स्वर संधि। तो ये थी हमारे उत्व संधि का पहला नियम। अब हम पढ़ते हैं उत्व संधि का दूसरा नियम, ठीक है। देखिए नंबर 2, उत्व संधि का जो पहला हमने पढ़ा था क, अब हम पढ़ रहे हैं ख। नंबर 2 नियम इसका जो है ख, ठीक है। करीब करीब पहले नियम जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। देखो उसमें भी क्या था, वो कह रहा था कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो। यहां भी क्या नियम होता है, किसी भी पद के अंत में विसर्ग होता है। उसमें कहा गया है कि इस विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि होनी चाहिए, अ की ध्वनि। यहां भी कह रहा है कि इस विसर्ग से पहले अ की ध्वनि होनी चाहिए। लेकिन उस संधि में क पार्ट में वो ये कह रहा था कि यहां पर ह्रस्व अ हो, लेकिन वो यहां नहीं कह रहा है। ये कह रहा है उत्व संधि का जो सेकंड नियम है उसमें कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है। और इस विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्यार हो, ठीक है। कौन सा प्रत्यार हो, हर्ष प्रत्यार हो। अब हर्ष प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसमें होते हैं प्रत्येक वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल और ह, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, उत्व संधि का जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम, उसका कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो तथा विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्यार, ठीक है। हर्ष प्रत्यार का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल, ह वर्ण हो। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो हमारा विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, आपके ओ में बदल जाता है। ये इस संधि का क्या रहेगा, नियम रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई है तो हम इसको दोबारा समझ लेते। देखो ये जो उत्व संधि का ये सेकंड नियम है, इस सेकंड नियम का जो हमारा सूत्र है वह भी क्या है, हसी च। और इस उत्व संधि का जो पहला नियम का पढ़ा था उसका सूत्र था अतो रोर प्लुब्दाप्त प्लुते। और उत्व संधि का जो सेकंड नियम है इसका सूत्र है हसी च, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, हसी च यानी हस प्रत्यार, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ख नियम क्या कह रहा है, किसी भी पद के अंत में क्या हो, विसर्ग हो
और विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि हो, अ की ध्वनि हो, तथा विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्यार। ठीक है, हर्ष प्रत्यार का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल ह वर्ण हो, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि होने पर ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। बोर्ड एग्जाम में अगर उत्व संधि से प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा इस नियम से पूछा जाता है। इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था उसमें से केवल क प्लस अपि को अपि पूछा गया और एक बार रामः धन अवदत रामो अवद, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसका सबसे पहला उदाहरण, मनः धन योग। ठीक है, अब आप इसको समझिए, मनः धन योग, नियम पद के अंत में विसर्ग, ये हो गया आपका विसर्ग, उससे पहले अ की ध्वनि, इस न के अंदर अ की ध्वनि निहित है, उसके पश्चात इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। यहां पे क्या है अपना, यह है, ये यहां आ गया, कहां गया, ये रहा। ठीक है, अब दोनों में क्या कर दो, संधि कर दो। संधि करने पर इस विसर्ग को किस में बदल दो, ओ में बदल दो, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, मनोयोग। ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मनोहर। जब हम मनोहर शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो वो हो जाएगा मनः धन हर। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है यशः। यशः के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया दा। क्या जोड़ दिया, दा। यशः दन दा, तो क्या बन जाएगा अपना, यशोदा। बहुत सारे शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है शिवः धन वंदे, तो क्या हो जाएगा, शिवो वंदे। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है इसका यशः धन धरा, ये एग्जाम में आ चुका है। यशः धन धरा क्या हो जाएगा, यशोधरा। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा, बोर्ड एग्जाम में आया था, यशोगानम। अब जब हम इस यशोगानम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, यशः धन गानम। एक शब्द होता है संस्कृत में हम बोलते हैं नमस्कार, इसको नमो नमः। ठीक है, तो वो है जो शब्द है नमः प्लस नमः, तो क्या हो जाएगा, नमो नमः। ठीक है, नमः प्लस नमः बराबर हो जाएगा नमो नमः। इसी प्रकार एक किताब का एक शब्द है खगः धन मानी, तो ये बन जाएगा खगो मानी। इसी प्रकार आपका एक शब्द है सरोवर, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सरह धन वर। ठीक है, इसी प्रकार सरोज, सरह धन ज, मनोज, मनः धन ज। तो इस प्रकार से इस संधि के अंदर कई उदाहरण हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जा चुका है यशोदा, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो इसमें पूछे, जैसे जैसे मनः धन रथ हो जाएगा मनोरथ। ठीक है, इस प्रकार से कई इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये थी हमारी विसर्ग संधि की पहली संधि, इसको हम कहते हैं कौन सी संधि, उत्व संधि। अब हम नंबर 2 संधि पढ़ते हैं। ठीक है, उस संधि का नाम होगा हमारे ऋत्व संधि। नंबर 2 जो संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि की नंबर 2 संधि है, उसका नाम है ऋत्व, या जिसको हम बोलते हैं रत्व संधि। ठीक है, अब देखिए इस संधि में होता क्या है। ठीक है,
इस संधि में यह होता है कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, विसर्ग हो। अब विसर्ग क्यों होगा, क्योंकि संधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, तो पद के अंत में तो विसर्ग होना ही चाहिए। और विसर्ग से पहले ये कह रहा है अ या आ, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। कहने का मतलब है कि विसर्ग से पहले हमारे अ या आ नहीं होने चाहिए, और उसके पश्चात स्वर या फिर हर्ष प्रत्यार। ठीक है, और हर्ष प्रत्यार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हर्ष प्रत्यार के अंदर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल और ह वर्ण निहित होते हैं। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, संधि का नाम है रुत्व या रत्व संधि। नियम, किसी भी पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा, मतलब ये अ या आ यहां नहीं होने चाहिए, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो। ठीक है, और उसके विसर्ग के पश्चात स्वर या कोई भी हर्ष प्रत्यार हो, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। और संधि होने पर ये जो हमारा विसर्ग है, ठीक है, इस विसर्ग के स्थान पर रत्व आदेश हो जाएगा। रत्व का मतलब होता है र आदेश हो जाता है। ये इस संधि का क्या रहेगा, नियम रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा इसको सुन लीजिए। संधि का नाम है रुत्व संधि या रत्व संधि। ठीक है, नियम, किसी भी पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात स्वर या हर्ष प्रत्यार का कोई वर्ण हो, तो संधि से इस विसर्ग के स्थान पर रत्व अर्थात आधा र या पूरा र, वो तो कंडीशन तय करेगी, परिस्थितियां होगी कि भाई या अगर स्वर होगा तो वो आधा र पूरा, तो अपने तो जो नया वर्ण आएगा विसर्ग के स्थान पर वो क्या आएगा, आधा र आएगा। अब हम इस संधि को थोड़ा सा उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है बही। बही के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया गच्छति। ठीक है, अब देखिए नियम क्या कर रहा है, पद के अंत में विसर्ग, ये विसर्ग हो गया। फिर अ या आ के अलावा कोई भी स्वर, अब ये ई आ गया, अ या आ नहीं है। उसके पश्चात स्वर या हर्ष प्रत्यार, ये हर्ष प्रत्यार का वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण, संधि होगी। इस विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण आ जाएगा र। र कैसा आएगा, आधा आएगा। ठीक है, आधा वर्ण क्या करता है, पूरा होने की कोशिश करता है अगर नजदीक में क्या हो, उसके कोई स्वर हो। यहाँ नजदीक में कोई स्वर है नहीं, इसलिए ये जो आधा र है ये उसके ग के ऊपर चढ़ जाएगा और शब्द हमारा बना देगा बहिर्गछति। क्या बना देगा, बहिर्गछति। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है बही धन गमन, तो क्या बन जाएगा, बहिर्गमन। ठीक है, इसी प्रकार हमारा एक शब्द है आयु धन वेद, तो क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। आयु धन वेद बराबर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। ठीक है, धन्यवाद।